आज पीडीए पखवाड़ा समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर चल रहा है। आज इस बैठक में हम लोग लगभग 2 घंटे से बैठे हैं। समय का ध्यान रखते हुए समय को बचाते हुए बोलने से पहले भारत को संविधान देने वाले भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करता हूँ। समाजवाद के जनक राम मनोहर लोहिया जी को नमन करता हूँ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जिन्हें पूरा भारत में पूरा दुनिया धरती पुत्र के नाम से जानता है, परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी को नमन करते हुए मंच पर सबसे श्रेष्ठ हम लोगों के पिता पूर्व में अध्यक्ष रहे परम आदरणीय साथ साथ मंच पर उपस्थित सभी प्रदेश के जिले के विधानसभा के पदाधिकारी साथियों, आप सभी का स्वागत करते हुए इस गांव में हमारी जो मातृशक्ति के रूप में माताएं बैठी हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। साथियों, ये माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता तो बुजुर्ग, आप सभी से पहले तो मैं एक निवेदन करता हूँ। ये जो पर्चा आपको ये पर्चा लगा और ये पर्चा नहीं, ये इसमें पूरा विचार है। अगर आप इसको पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ना चालू किए और पीछे तक पढ़ लेंगे तो हम नेता अगर कितने भाषण दे रहे हैं, भाषण या लेक्चर लड़के वाले पढ़ने वाले भी होंगे, आप लेक्चर जब सुनते हैं 40 मिनट का सुनने के बाद अगर घर पर पढ़ाई नहीं करें तो भूल जाते। इसी तरीके से ये पर्चा नहीं, ये समाजवादी पार्टी ने कई लाख रुपया खर्चा कर, इसमें समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा को छापा है और इस विचारधारा को आपको पढ़ना है। और जो माताएं नहीं पढ़ पाएंगी वो अपने बेटों से पढ़वा लेंगे। अगर आपने इसको पढ़ लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कितनी समस्या हमारे नेता बता रहे हैं। हमारे नेता समस्या खूब बता रहे हैं। हमारे नेता समस्या बता रहे हैं कि महंगाई है, हमारे नेता बता रहे हैं कि बेरोजगारी है, हमारे नेता बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, हमारे नेता बता रहे हैं कि संविधान खतरे में है। यही लोग बता रहे हैं, लेकिन समाधान क्या है? इन सारे समस्याओं का समाधान क्या है? इन सारे समस्याओं का समाधान और वो समाधान है सिर्फ एक, कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उलट देना। क्या करना है? अगर उन सारे समस्याओं से निजात पानी है तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ के फेंक देना है। और फेंकने की ताकत किसमें है? आप में है, मतदाताओं में ताकत। बात हो रही थी सबसे ज्यादा आज हमारी सरकार क्यों नहीं बन रही, आज हमारा अधिकार क्यों छीना जा रहा है, आज हमें क्यों समस्या आ गई। और हमारे पार्टी के ऊपर 2 बात का आरोप लगता है। निरंतर भारतीय जनता पार्टी 2 बात का आरोप लगाती है। समाजवादी पार्टी को कहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कहती है ये जातिवाद की राजनीति करती है। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, सीना ठोक के कहता हूँ मेरे साथियों, आज मैं जो बता रहा हूँ वो बीजेपी वालों को बता देना
कि हाँ, हम समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी तुष्टि की राजनीति करती है। पर क्यों करती है? इसलिए करती है, आपके नजर में अगर 5000 साल से जातिवाद के शिकार जातियों के आंसू को पोंछना, उनकी गरीबी को दूर करना, उनके जीवन में खुशहाली लाना, उनको रोजी रोजगार नौकरी देना, अगर समाजवादी पार्टी का संकल्प है और ये संकल्प आपको लगता है जातिवाद है, तो हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम ऐसा जातिवाद करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो समाजवाद है, इस समाजवाद का अर्थ क्या है? इस समाजवाद का अर्थ है कि समाज में समानता हो, समाज में मानवता हो और समाज में संपन्नता हो, अर्थात आदमी आदमी में भेद न हो, जाति जाति का भेद न हो। लेकिन 5000 साल तक इस देश के बहुसंख्यक समाज को जात के आधार पर, रंग के आधार पर बांट के रखा गया, हमको शूद्र बना के रखा गया, हमको संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया, हमको पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया गया और सब अधिकारों से, जब मूल अधिकारों से वंचित किया गया तो सिर्फ हमें गुलाम बन के रह गए। गुलाम थे कि नहीं थे? अगर ऐसे गुलाम समाज को हम शिक्षा देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, अर्थात उनके आंसुओं को पोंछना चाहते हैं और उनके आंसू को पोंछ करके हम उनके जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, और अगर ये आपको लगता है जातिवाद है, तो समाजवादी पार्टी जातिवाद करती है, करती रही। कोई गलत बात है? बताएं, गलत नहीं है ना? नंबर 2, हमारे पुरखे ये भी आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्त पार्टी है, तुष्टीकरण करती है, हिंदू धर्म के खिलाफ। ये बताइए, हमारे पुरखे 5000 साल पहले से हिंदू धर्म को मानते मानते मर गए, और किस रूप में मरे? मजदूर के रूप में मरे, दास के रूप में मरे, गुलाम के रूप में मरे। और हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा प्रतीक है भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उस राम को सबसे ज्यादा बीजेपी मानता है, सबसे ज्यादा हम लोग मानते हैं, हमारे पुरखों ने माना। उदाहरण सामने है। आपका नाम क्या है? हमारा हमने तो, हमारे पूर्वजों ने राम को अपने नाम के आगे भी लिखा और भगवान राम के नाम को अपने पीछे भी लिखा। जगजीवन राम, रज्जू राम, रामधनी राम, अनगिनत नाम आप खोज सकते हैं। हम तो राम को अपने जीवन में आत्मसात कर लिए थे ना, और 5000 साल तक अभी तक राम को ही जप रहे हैं। और जब तक हमने राम को जपा, हमको क्या मिला? गुलामी। बड़ व्यवस्था मिला, 4 तरह की व्यवस्था मिली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और हम ये जितने पीडीए वाले लोग हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको ही शूद्र कहा गया, इनको ही दास कहा गया। हमने नाम जब रखा, मेरा नाम सुभाष है, तो मेरे घर में जो सिर्फ सुभाष चंद्र मेरा नाम है, सुभाष चंद्र राम अभिलेखों में लिखा हुआ है, पढ़ाई वाले। लेकिन हम लोग उनकी ही नकल करना चालू किए, जो दावा करते हैं कि हम राम के वंशज हैं, जो दावा करते हैं कि हम असली हिंदू हैं, जो दावा करते हैं कि हम हिंदू धर्म के प्रवर्तक हैं, वो राम को अपने नाम के आगे पीछे क्यों लिखते? राम के वंशज इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका नाम क्या है? ये जरूर पूछिएगा कि हम लोग तो अपने नाम के आगे पीछे राम राम करते रहे, लेकिन तुम बताओ, तुमने अपने पूर्वज का, जिस भगवान को तुम पूर्वज मानते हो, अपने नाम के आगे पीछे तो भी लिखे। तुमने लिखा योगी, और योगी भी तो बाद में आया, आदित्यनाथ विश्व राजनाथ सिंह।
अजय बिष्ट, राजनाथ सिंह, दिग्विजय सिंह, रघुवंशी, और उसके ऊपर बढ़िए तो तेगा सिंह, बाघा सिंह। कोई राम लिखा नहीं लिखा। शमशेर, मतलब सब ऐसा नाम कि हम डर जाए। हमें डर पैदा किया गया, 5000 साल तक डर पैदा किया गया और डर पैदा करके दास बना के रखा गया और धर्म की बेड़ी में बांध के रखा गया। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे पिछड़ेपन का जो सबसे बड़ा कारण है वो धर्म है। धर्म के ज्ञान में हमको इतना कूद दिया गया, इतना बांध दिया गया कि हम धर्म का अपने कंधे पर धर्म को उठा के धो रहे हैं और वो लोग मलाई ये हमको अगर आप निश्चित कर लो, आप आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हिंदुत्व के नाम पर बन रही है, भारत पाकिस्तान के नाम पर बन रही है, हिंदू मुसलमान में भेद पैदा करके बन रही है, नफरत का माहौल पैदा करके बन रहा है। हम भूल जा रहे हैं हमारे पुरखों को। आज जो ये कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं, हमारे पुरखों को कभी कुर्सी पर बैठने का अवसर नहीं दिया गया। हमारे पुरखों को एक पंक्ति में बैठकर खाने का अवसर नहीं दिया गया। याद करिएगा, हमारी कुछ माताएं बहनें होंगी, उनको याद होगा, पीछे के लोगों से कहानी पूछिएगा और अभी और वो खत्म नहीं, अभी भी चलता है। और वही बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत का संविधान बनाए और संविधान से पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब लंदन में हुआ तो हम पीडीए के लोगों को, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, यानी हमारी माताएं बहनें, इनके लिए सबसे बड़ा अधिकार की मांग किया उन्होंने कि अब राजतंत्र नहीं रहेगा, अब प्रजातंत्र रहेगा। भारत देश आजाद होगा तो लोकतंत्र चलेगा, राजतंत्र नहीं चलेगा। अर्थात अब राजा जो भारत में राजा होंगे, राजा तो पैदा ही नहीं, सेवक पैदा होंगे। और सेवक पैदा कौन करेगा? सेवक जनता पैदा करेगा। अर्थात अब स्वतंत्र भारत में राजा जो होगा जनता होगा और वह अपना सेवक चुनेगा अपने वोट के बदौलत, अपने मत के बदौलत, जिसका भारी विरोध किया उन लोगों ने कि ये विरोध तो यहाँ तक हुआ, विरोध में यहाँ तक कहा गया कि कुर्मी लोहार गड़िया हर ये लोकसभा में और विधानसभा में जाकर हर जोतेंगे। हम तो हर जोतने वाले लोग थे, ये क्या करेंगे? लेकिन बाबा साहब, धन्य बाबा साहब अम्बेडकर, अपने मरे बेटे को छोड़कर, और धन्य है उनकी पत्नी, वो माँ धन्य है जिसका बेटा मरा था, कफन का पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तो अब लंदन जाओ, गोलमेज सम्मेलन में जाओ, एक बेटा मर गया है, अगर नहीं गए तो भारत देश में लाखों बेटों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, लाखों बेटे मर जाएंगे, इसलिए इस बेटे को भूल दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी लड़ाई लड़ा और कहा कि हमको वोट का अधिकार चाहिए, और अब राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र होगा, और उसी वोट का अधिकार का कमाल है मेरे साथियों कि जब हमको वोट का अधिकार मिला तो उस वोट, एक वोट के बदौलत हम भी लोकसभा और विधानसभा में गए। और बाबा साहब कितने समझदार थे, वो जानते थे कि जिस समाज को वोट का अधिकार दे रहे हैं अभी वो समाज पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि वो पढ़ा लिखा हो चाहे न पढ़ा लिखा हो, सबको वोट देने का अधिकार होगा और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। अगर ये संविधान में नहीं होता तो ये जो पूर्व विधायक माननीय महेंद्र पटेल जी का नाम बार बार ले रहे हैं, अगर कोई क्वालिफिकेशन कर दी गई होती कि इंटरमीडिएट पास कोई होगा तो ही नामांकन करेगा, तो शायद विधायक न बन पाते, नामांकन हो पाता। इसलिए साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में विचार करते हुए हम सभी को समाजवादी सिद्धांत पर चलना है। और बाबा साहब चाहते क्या है? बाबा साहब यही चाहते थे कि हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज एक हो जाए। अभी एक भाई साहब कह रहे थे जो डोरी से जो मजबूत नार बनता है तीन, तो जब तीनों एक साथ बन जाते हैं तो कितना भारी वजन हो खींच लेते हैं। तो जिस दिन पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक
आप तीनों लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में नहीं भारत से उखाड़कर फेंक दी जाएगी। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हट जाएगी, उस दिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि जब बीजेपी की सरकार हटेगी तो इस यहाँ जो फोटो छपा है, ये किसका फोटो, नाम बताइए? माननीय अखिलेश यादव। सबसे ज्यादा लोकसभा में पिछड़े दलितों की लड़ाई यही लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। और जो आपकी आवाज उठाता है, जब वो सत्ता में आएगा तो फिर से वो पुराने सभी अधिकार आपको वापस मिल जाएंगे साथियों। इसलिए मेरा निवेदन है, समय कम है, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस निवेदन के साथ माता बहने कि अब समय आ गया है कि हमें धर्म के नाम पर नहीं, हमें अधिकार के नाम, हमें अपने जरूरत के आधार, हमें अपने बेटों के भविष्य के लिए एक होना पड़ेगा। लोहार, कुहार, गड़िया, बिंद, केवट, मलाह, यादव, अहिर, जो जितने हैं राजभर हैं और मुसलमान, सबको एक होकर के संगठित मुट्ठी बनाना होगा। और जब मुट्ठी बना के मुक्का मार देंगे तो बीजेपी का सरकार उलट जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। और जब समाजवादी की सरकार बन जाएगी तो आपके जितने नेता समस्या गिना रहे थे, जब एम्बुलेंस नहीं आ रहा है तब एक बटन दबाएंगे एम्बुलेंस आएगी, तो एक नौकरी मांगेंगे नौकरी मिलेगा, रोजगार मांगेंगे रोजगार मिलेगा। खाद्य आपको यूरिया डाई में जो 5 किलो कम मिल रहा है तो वो कम नहीं मिलेगा, डर लगेगा व्यापारी को, बल्कि 100 ग्राम बेसी देगा, कम नहीं देगा। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता अपने बातों को बहुत अच्छे तरीके से आपने रखा। और मैं कार्यक्रम के अगले कड़ी बड़े भैया प्रदेश के सचिव मनीष सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपने बातों को 2 मिनट रखें।